ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। तो चलिए शुरू करते हैं असंध हल्के का मुकाबला, जिसके तहत सबसे पहले हमारे टॉप 6 उम्मीदवारों को ज्यूरी की कसौटी पर परखने के लिए हम शुरुआत करेंगे संबोधन राउंड से। संबोधन राउंड के तहत हर एक उम्मीदवार 3 मिनट तक जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए संबोधन के विषय हमने आपको पहले भी बताए हैं और अब एक बार फिर से बता दें ताकि आपको सहूलत हो कि इन उम्मीदवारों के संबोधन के दौरान इन्हें इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है कि उनके हलके की समस्याएं क्या हैं, उनके हलके और प्रदेश के लिए सोच क्या है और जनता आखिर उनको क्यों चुने। तो संबोधन राउंड शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि आपके संबोधन की समय सीमा बताने के लिए जज साहब आपको 3 वार्निंग देंगे। पहली वार्निंग आपको तब मिलेगी जब आपके संबोधन का 1 मिनट बचा होगा। दूसरी वार्निंग बेल यानी कि चेतावनी बेल आपको 30 सेकंड पर मिलेगी और फिर तीसरी वार्निंग बताएगी कि आपका वक्त खत्म हो चुका है। जज साहब, आप जरा इस राउंड के नियम समझा दीजिए। मैं सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि हमारा ये कार्यक्रम किसी भी पार्टी लाइन से हटकर है। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं या आपका लीडर कौन है। आप अपने संबोधन में और सवाल जवाब के दौरान ना तो अपनी पार्टी का नाम लें, ना ही अपने किसी नेता का नाम लें। आप बाद में चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या किसी पार्टी से लड़ते हैं, इस बात का चैनल से कोई मतलब नहीं है। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि जो विषय आपको दिया गया संबोधन के लिए या सवाल जवाब के लिए, आपको उसी पर अपनी बात कहनी है और समय का विशेष ध्यान रखना है। मैं जूरी साहिबान से भी कहना चाहूँगा कि जो प्रतिभागी अपना संबोधन दें या सवाल जवाब दें, उनके मेरिट के आधार पे उनको तार्किक ढंग से उनके अंक आप दें। एक बात प्रतिभागियों से कि जो राउंड सारे हैं सॉन्ग के राउंड हैं, आपको 55 अंक लेने होंगे, तब आप इस राउंड को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी को सारे नियम समझ में आ गए होंगे इस राउंड के, और ये भी साफ हो चुका है कि इन उम्मीदवारों को तीनों विषयों पर खास ध्यान देना है कि आपके संबोधन में हल्के की समस्याएं, आपका विजन और जनता आपको क्यों चुने, ये सब कुछ हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संबोधन राउंड की राजवीर शर्मा जी के साथ। आप तैयार हैं राजवीर जी? जज साहब। राजवीर जी, आपका समय शुरू होता है अब। लगातार राजनीतिक उपेक्षा की वजह से असंध हलका आज पूरे प्रदेश में पिछड़ा हलका बन चुका है और मैंने इसके 84 गांव में स्वयं जाके पूरी समस्याओं को देखा है, पूरी समस्याओं को जाना है कि किस गांव में क्या समस्या है, किस क्षेत्र में क्या समस्या है और प्रॉपर असंध के अंदर क्या समस्या है। सबसे पहली समस्या जो असंध हलके के अंदर है वो एजुकेशन की समस्या है। लगातार 30-35 वर्षों से मांग उठाई जा रही है कि असंध के अंदर एक कॉलेज हो ताकि बेहतर शिक्षा मिल सके। अब जो एजुकेशन के जो साधन है वो या तो असंध क्षेत्र के लोग या तो करनाल पढ़ने जाते हैं 50 किलोमीटर दूर, या फिर वो जींद में जाते हैं 30-40 किलोमीटर दूर। और इस दूरी की वजह से और बिगड़ी कानून व्यवस्था की वजह से जो लड़कियां हैं वो काफ़ी पिछड़ गई हैं कि माँ बाप इस माहौल में दूर अपने को बच्चों को भेजना नहीं चाहते, इसलिए लड़कियां शिक्षा से वंचित रह गई है। और जो लड़के पढ़ने भी जाते हैं वो भी काफ़ी परेशान है, बस में जाएं फिर वापस आए गर्मी में सर्दी में। तो सबसे मेन जो समस्या है वो एजुकेशन की, वो असंध हल्के के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए ताकि वहाँ बेहतर शिक्षा मिल सके। दूसरी जो समस्या असंध हल्के के अंदर है वो स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य के नाम पर वहाँ कोई सेवाएं नहीं है। सबसे पहले वहाँ एक सामुदायिक केंद्र था, उसको अब अपग्रेड करके 30 से वो 50 बेड का बना दिया और सुविधाओं के नाम पे सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। उसके अंदर कोई सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर आ जाए तो वो रहने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए घर नहीं है। तो वहाँ इलाज की सबसे मेन समस्या है। लोगों को मजबूरी जोड़ा साहब डॉक्टरों के पास या अपनी जेब कटवाने के पास जाना पड़ता है। कोई करनाल में गया, कोई चंडीगढ़ जाके करवाता है इलाज। तो इलाज के लिए भी लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इससे पिछड़ा हल्का और क्या होगा कि इसके अंदर स्वास्थ्य की जो मूलभूत सुविधाएं वो ही नहीं है। तीसरी जो समस्या है वो सड़कों की है, बिजली की है, पानी की है। सड़कों के नाम पे सिर्फ सड़क है, कहीं आपको वहाँ बजरी और वो तार को लगा नहीं मिलेगा, सारे गड्ढे मिलेंगे पूरे हल्के के अंदर जो सड़कें हैं। तो सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है। पूरे असंध के अंदर पूरा दिन
धूल की तरह आंधियां चलती है, जैसे रेगिस्तान में आंधी चली हुई हो। लोगों को दमा तक हो गया है इस आंधी की वजह से। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर जनता हमें मौका दे तो सबसे पहले तो मैं शिक्षा का सुधार करूँगा, स्वास्थ्य का सुधार करूँगा। दूसरा, ये जो सड़कों का है इनका जाल बनाएंगे हम। तीसरा जो समस्या है वो है प्रशासन की। लोग सुबह से लेकर शाम तक धक्के खाते रहते हैं, कोई काम होता नहीं, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार तो इस चरम सीमा पे है कि आप रजिस्ट्रेशन भी अपनी गाड़ी की राजवीर जी, आपका समय ही समाप्त होता है। जी, तो राजवीर शर्मा जी का संबोधन आपने सुना। अब देखते हैं कि यशपाल सिंह राणा जी कैसे अपना संबोधन देते हैं, आखिर उनका विजन क्या है अपने हलके को लेकर। जैसा यशपाल जी, आप शुरू कीजिए अपना संबोधन। देखिए, असंध हल्का ही समस्याओं का नाम ही असंध है। वहाँ पर चार प्रकार की समस्या हैं। कानून व्यवस्था की समस्या है सबसे बड़ी। पिछली बार 2 कत्ल शहर में सरेआम लूटपाट हो चुकी है। दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत भारी कमी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गलियां हैं गांव में। और उसके बाद स्वास्थ्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ना हॉस्पिटल है शहर में भी, और देहात में तो छोटे छोटे प्राइमरी सेंटर बना रखे हैं, वहाँ ना डॉक्टर है ना वहाँ दवाइयाँ हैं, और उनको देखभाल करने के लिए कोई आदमी, मतलब कोई सुविधाएं हल्के में नहीं है, ना अर्बन में है ना रूरल में है। सबसे बड़ी समस्या जो गांव में है वो आज बड़े बड़े गांव में भी शहर में भी है, वो है ड्रेनेज सिस्टम की। पानी से जोहड़ भरे हुए हैं, घर तक भर जाते हैं बरसात में, और कोई सरकार ने ऐसा प्रोविज़न वहाँ अभी तक आज़ादी के 66-70 उसके साल बाद भी कोई सुविधा, हम बेसिक सुविधा मुहैया नहीं करवा पाए, क्योंकि एक बरसात में सारा भर जाता है, गांव का चारों तरफ निकासी बंद हो जाती है, आदमी का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो ये समस्या ड्रेनेज की है सबसे। उसके बाद है एजुकेशन की समस्या, जो कि शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज अभी तक असंध में नहीं है, सब डिवीज़न है उसमें, पूरे उसमें ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर प्रकार से पिछड़ा हुआ, समस्याओं से भरपूर है। इन समस्याओं से निपटने की सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन नाम की व्यवस्था असंध में नहीं है। जो भी शासन है वो नकारा है, प्रशासन है बिल्कुल नकारा है, कोई ऑफिसर्स वहाँ अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। इन सब को ठीक करने के लिए हमने अपना विजन ये बनाया कि सबसे पहले हम जान माल की सुरक्षा, क्योंकि देहात में ट्रांसफार्मर तो उठा के ले जाते हैं और उनकी चोरी बरामद नहीं होती, तो किसान मारा मारा फिरता है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम कानून व्यवस्था बनाएंगे, सुख सुविधाएं दिलवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस जो शिक्षा का स्तर है, कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनको प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा विज़न है। उसमें हम आम आदमी की जनहित की कल्याण की समस्याएं लागू करेंगे अगर जनता ने हमें मौका दिया, और उनकी समस्याओं से निपटने के लिए, उनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तन मन धन से हम पूरा सहयोग इलाके में करेंगे। MLA हमें इसलिए चुने क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, हाईली क्वालिफाइड हूँ, AA मैंने की हुई है, LLB डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट है, और 15 लाख रुपए की वकालत छोड़ के मैंने देहात में 7 साल से अपनी ज़िंदगी शुरू की है। मैं शहर से गुड़गांव जैसे शहर से देहात में गया हूँ, 7 साल से संघर्ष कर रहा हूँ इसी चीज़ के लिए कि हल्का और आम आदमी अपने अधिकार के लिए खड़ा हो और अपने हक की लड़ाई लड़े, क्योंकि भ्रष्टाचार ने आदमी का जीना दूभर कर दिया है, हर लेवल पे भ्रष्टाचार है। आपका समय समाप्त होता है राणा जी। जी, तो ये था यशपाल राणा जी का संबोधन। जैसा इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे थोड़ी अहम चर्चा यहाँ पर हम करना चाहेंगे। जैसा पीछे कई हलके हमने अब तक कर लिए हैं, आपको क्या लगता है कि संबोधन राउंड जो एक हमारा होता है, उसके बाद सवाल जवाब राउंड होता है, और इन्हीं 2 राउंड्स के आधार पर फिर हमारी जूरी इन सभी उम्मीदवारों को उनके नेतृत्व और व्यक्तित्व की के आधार पर भी परखते हैं और उनको अंक देते हैं। जैसा अब ये सवाल काफ़ी हमसे पूछा जाता है कि इस तरह के सवालों के बाद और इस तरह के संबोधन के बाद इन उम्मीदवारों की गुणवत्ता में, इनकी क्वालिटी में और ख़ुद को पेश करने की इनकी जो खूबी होती है एक नेताओं की, वो कितनी बढ़ती है, इन्हांस होती है, या खुद को कितना साबित कर पाते हैं। ये जो 2 राउंड्स हमने रखे हैं। मुमताज़, बहुत अच्छी ये बात है कि अगर प्रतिभागी या जनता हमसे पूछ रही है इसका मतलब क्या है। आप एक चीज़ देखिए कि जो हमने विषय चुने हैं, जो 17 विषय हमने दिए हैं, वो सारे विषय ऐसे हैं
कि अगर प्रतिभागी को उन विषयों के बारे में जानकारी है, अगर उनका अध्ययन किया है, उन पर चिंतन किया है, मनन किया है, जी। तो उसको अपने क्षेत्र के बारे में A to Z सब जानकारियां उसको मिल जाती हैं। उसको राजनीतिक जानकारी भी मिल जाती है, उसको समस्याओं की जानकारी मिलती है, और इसके साथ साथ उसको सामाजिक विषयों की जानकारी भी मिलती जी। है। तो मुझे लगता है कि जब उन सब विषयों पर वो गंभीरता से चिंतन करता है या उनकी गहराई तक जाता है, तो उसकी सोच भी बढ़ती है, उसका विजन भी अच्छा होता है, और वो उन समस्याओं से जुड़कर उनके समाधान को खोजकर उस क्षेत्र की जनता की नब्ज को पकड़कर उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़कर अपने आप को एक बेहतर प्रतिनिधि साबित कर सकता है। जी। और यही वजह है कि जब हम बात करते हैं प्रतिभागियों से, उम्मीदवारों से जो आते हैं या आने के बाद अब यहाँ जाते हैं, तो उनकी सोच में बड़ा फर्क आता है। बिल्कुल। और ये कहते हैं इस बात को कि जो आपने विषय दिए हैं हम उन पर पढ़ के आ रहे हैं, कुछ सोच के आ रहे हैं, और आप देखिए जब वो आते हैं तो उन विषयों को साथ लेके आते हैं, उन पर नोटिंग भी की हुई होती है। जी। इसका मतलब कि हम उन प्रतिभागियों को, उन लोगों को, उनको और बेहतर बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। जी, बिल्कुल जैसा आप सही कहा आपने। और वैसे भी संबोधन राउंड के जो विषय हैं और जो सवाल जवाब के लिए तकरीबन 17 विषय हम देते हैं सभी उम्मीदवारों को, उनमें तकरीबन सारे ही विषय कवर होते हैं, और उसी से परख हो जाती है इन उम्मीदवारों की कि वो आखिर कितनी समझ, कितनी सलाहियत रखते हैं अपने हलके के बारे में, और उनके पास आखिर क्या निदान है, क्या हल है उन समस्याओं से निपटने के लिए।